हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम फिर से लेकर आ गए हैं क्लास 12 फिजिक्स की रिवीजन की क्लास, जो कि सुबह में आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो हालांकि हमने चैप्टर 4 के बहुत सारे टॉपिक का रिवीजन हमने करा दिया है, 2 और 3 डेरिवेशन बचे हुए हैं, उसका भी हम रिवीजन करा रहे हैं जो ओनली इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे एक हम इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पे डिस्कस करेंगे, जो है परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ये एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जिसको हम आज के इस वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट सीरियस हैं वो शाम की क्लास तो पढ़ ही रहे हैं, प्लस सुबह में वो रिवीजन करते हुए चले जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, फिजिक्स की चाहे हो चाहे केमिस्ट्री का। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम जान लेते हैं। चलिए, परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब गॉस ने एम्पियर के परिपथीय नियम का तीसरा जो अनुप्रयोग है, हमारा इंपॉर्टेंट अनुप्रयोग जो है परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अब देखिए ये हमारे लिए VVI है। अब 5 मार्क्स वाला ये सभी टॉपिक है जी, 5 मार्क्स वाले टॉपिक है। अब यहाँ पे हमने कुछ यहाँ पे फिगर लिखा हुआ है, इसको अभी आप ध्यान नहीं देंगे, ये जो भी हमने लाइन लिखी हुई है अभी हम आपको समझाएंगे, सब समझ में आ जाएगा। सबसे पहली बात, एक परिनालिका क्या होता है जी। परिनालिका का मतलब ना कि ये एक सपोर्टेड समझिएगा कि ये एक परिनालिका है। मैं थोड़ा परिनालिका का एक छोटा सा फिगर बना दे रहा हूँ जिससे कि कंफ्यूजन आपको ना हो। ठीक है। अब ये हमारे पास, ये सबसे पहले तो इस तरीके से एक खोखला चालक टाइप का होता है। इस तरीके से सबसे पहले एक खोखला चालक की तरह होता है जिसमें हमने क्या किया हुआ है, एक खोखला चालक है और जिसमें तार लपेटे गए हैं। अब समझिए ये एक खोखला चालक तार होता है जिसमें हमने एक इसमें क्या कर दिया है, इसमें इस तरीके से तार हमने इसमें लपेटा हुआ है। ठीक है ना, इसमें इस तरीके से तार लपेटे गए हैं। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, परिनालिका हो जाएगा। तो ये क्या है, एक परिनालिका है जिसमें बहुत अधिक बार इसमें क्या किया गया है, तार लपेटे गए हैं। तो इसमें तार लपेटे गए हैं, इसमें फेरों की संख्या हम सपोज डेट मान लेते हैं कि फेरों की जो संख्या है, इसमें फेरों की संख्या है N। ठीक है ना, इसमें I धारा प्रवाहित है। ठीक है, इसमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करना है। ठीक है ना, इस तरीके से आप याद रखेंगे। अब इसका एक अक्ष है, यहाँ पे एक और चीज आप याद रखेंगे, हम इस परिनालिका के लिए चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे तो इसके अक्ष के लिए हम ज्ञात करेंगे। मान लेते हैं ये इसका अक्ष है, तो इसके अक्ष के किसी बिंदु पर, ये जो अक्ष है ना, तो अक्ष के मान लेते हैं कोई भी बिंदु है, इस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र, अक्ष के किसी भी बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। आप कोई भी बिंदु ले सकते हैं। तो इस चुंबकीय क्षेत्र, इस अक्ष पर ज्ञात करने के लिए, इसके किसी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए एक हम वर्ग के आकार का, हम यहाँ पे एक पृष्ठ लेते हैं, एक वर्ग के आकार का, एक आयत के, ठीक है ना, एक वर्ग के आकार का एक हम पृष्ठ ले लेते हैं। और ये पृष्ठ क्या है, देखिए ये पृष्ठ है ABC और D, ये हमारा पृष्ठ है। अब इस पृष्ठ के लिए हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे, वही हमारे अक्ष के लिए चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। तो अब चलिए हम ज्ञात करते हैं ये वर्ग के लिए। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात, एक फिगर हमने जो बनाया हुआ है इसी को हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, पहले समझ लेते हैं। फिगर समझ के सब समझ में आ जाएगा। तो समझिएगा, लिखा गया है, माना एक परिनालिका है जिसमें बहुत ज्यादा तार लपेटे गए हैं। तो सबसे पहले माना एक ये टोटल परिनालिका है जिसमें बहुत अधिक बार फेरे मतलब तार लपेटे गए हैं।
ठीक है ना, तथा परिनालिका के अक्ष के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। तो सबसे पहले परिनालिका के अक्ष पर क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। तो ये परिनालिका का अक्ष है, तो परिनालिका के अक्ष पर, अक्ष के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है, फिर से लिखा गया है जिसके लिए परिनालिका के बाहर एक वर्ग के आकार का बंद पृष्ठ ABCD लिया जाता है, जिसके कारण इस पर ज्ञात करने के लिए ही परिनालिका के बाहर हम क्या लेते हैं, एक वर्ग के आकार का एक हम पृष्ठ लेते हैं ABCD। ठीक है ना, और ये एक बंद हमारे पास आयताकार पृष्ठ है। अब इसमें देखिए जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है, जहां पर हम क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। ठीक है ना, तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, ठीक है ना, तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब देखिए हम इस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, बट हम उससे पहले हम एक बात बताते हैं आपको, हम निश्चित समाकलन से हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे। अब निश्चित समाकलन जब इस प्रकार हो तो निश्चित समाकलन करते हैं। तो सबसे पहले इसी के लिए चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, इस जो हमारे पास वर्ग है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, गणना हम कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे दोस्त, हम यहाँ पे लिखेंगे कि वर्ग ABCD के वर्ग ABCD के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, वर्ग ABCD के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करेंगे। ठीक है ना, ठीक है, मतलब जो वर्ग हमारा ABCD है इसके लिए हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे कि इस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा। तो हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि वर्ग ABCD पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करेंगे। तो अब हम इस पर क्या कर लेते हैं, इसका हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे पृष्ठीय समाकलन हम निश्चित समाकलन द्वारा ज्ञात करेंगे। तो निश्चित समाकलन अगर हम यहाँ पे करते हैं, ये क्या हो रहा है बाबू, निश्चित समाकलन द्वारा हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे एम्पियर के परिपथीय नियम से जानते हैं कि BdL, ठीक है, BdL इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई होता है। तो पहले हम सभी के लिए ज्ञात करेंगे, निश्चित समाकलन ज्ञात कर रहे हैं। तो निश्चित समाकलन सबसे पहले हम इस पूरे वर्ग के लिए याद करेंगे। यहाँ पे वर्ग में 4 सतह दिखाई दे रहे हैं, एक AB सतह है, एक BC सतह है, एक CD सतह है, एक AD सतह है। ये 4 सतह आपको दिखाई दे रहे हैं ना। चारों सतह के लिए सबसे पहले हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो चलिए सभी के लिए हम ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम AB सतह के लिए याद करें, निश्चित समाकलन कर रहे हैं। तो AB, ये लिमिट हमने लगा दिया, निश्चित न्यूनतम और अधिकतम। तो AB सतह के लिए, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये हमारा B इंटू DL हो जाएगा। एक और बात याद रखिएगा कि ये जो है ना, इसकी लंबाई जो है L है, ये वर्ग है, इसकी लंबाई क्या है, L है, ये बात आप याद रखेंगे। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर से दूसरा हम क्या कर देंगे, अब दूसरा पृष्ठ क्या है, BC सतह के लिए। तो न्यूनतम और अधिकतम BC सतह, इसके लिए भी क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र निश्चित समाकलन इसका हो जाएगा। फिर से इसी के लिए चारों सतह के लिए याद करेंगे। अब तीसरा सतह क्या है, CD है, तो CD लिख देंगे, अब B इंटू DL कर देंगे, निश्चित समाकलन कर रहे हैं तो, अब प्लस फिर से अब इसके लिए याद करेंगे तो DA हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, B इंटू क्या हो जाएगा, B इंटू DL हो जाएगा। तो ये हमने क्या किया है, दोस्त, ये बंद परिपथ जो ABCD है उसके लिए कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमने ज्ञात किया है। समझ रहे हैं, मतलब एक बंद ये वर्ग है, तो बंद जो हमारे पास चालक है ना, इसके लिए हमने क्या किया है, कुल चुंबकीय क्षेत्र का पृष्ठीय समाकलन हमने किया हुआ है। यहाँ पे कुल चुंबकीय क्षेत्र का हमने पृष्ठीय समाकलन किया हुआ है। अब वास्तव में कहे तो ये एक निश्चित समाकलन हम यहाँ पे किए हुए हैं।
अब निश्चित समाकलन इस प्रकार होता है। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, तो ये हमारा b इंटू डी एल हो जाएगा, सदिश के रूप में है। अब ये सदिश के रूप में अगर हम इसको हटा देते हैं, तो सदिश के रूप में अगर हम इसको हटाते हैं तो क्या मिलता है दोस्त, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ये सदिश यहाँ पे हटता है तो बी डी एल कॉस थीटा आता है, तो ये हमारा कॉस थीटा आ गया, प्लस ये हमारा बी सी हो गया, ये भी हटता है तो ये क्या आता है, बी डी एल कॉस थीटा आ जाएगा। फिर से प्लस ये भी हमारा सी और डी है जी, सी डी है। ये हमारा यहाँ पे सदिश हटता है तो बी डी एल और कॉस थीटा आ जाएगा। और ये हमारा डी ए है, ये भी जब सदिश हटता है तो बी डी एल कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है ना, ये हम जानते हैं गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग, गॉस के नहीं भैया, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जब हमने पढ़ा था, सॉरी चुंबकीय फ्लक्स जब हमने पढ़ा था, तो वहां पे हमने बताया था कि जब सदिश रूप में हो ना अल्पांश पृष्ठ ये दोनों, तो सदिश में ये जब हटते हैं नॉर्मल तरीके से आते हैं तो वहां पे कॉस थीटा एक आता है नियतांक। तो ये इतनी बात आप समझ गए। अब समझिएगा पूरे ना पीछे के कॉन्सेप्ट अगर आपको तैयार है तब सब आपको समझ में आएगा, और नहीं तो कुछ चीजें आपको माननी पड़ेगी। अब समझिएगा ये पृष्ठीय समाकलन बी और डीएल है, इसका हम नहीं कर रहे हैं तो ये हमारा पृष्ठीय समाकलन हो जाएगा, निश्चित समाकलन। अब समझिएगा बाबू यहाँ पे कॉस थीटा थीटा है ना, यहाँ पे समझिएगा क्या होगा। सबसे पहले ये ए बी है और ये बी डीएल। अब यहाँ पे बताइए थीटा का मान क्या हो जाएगा। तो देखिए हम इसी पर, ये जो हमारे पास ये परिनालिका के अक्ष है, इस परिनालिका के अक्ष पर ही, परिनालिका के अक्ष पर ही हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। और ये जो पृष्ठ है ए बी सतह, ये देखिए परिनालिका के समांतर है। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इस अक्ष पर ज्ञात करना है, और इसकी सतह भी ये क्या है, ए बी सतह है, इसके समांतर है। तो जो समांतर होते हैं तो वहां पे थीटा का मान 0 डिग्री बनता है, तो इसलिए यहाँ पे कॉस थीटा का मान 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, 0 हो जाएगा। फिर से यहाँ पे बी सी और यहाँ पे बी डीएल हो जाएगा, और कॉस यहाँ पे, अब बताइए थीटा के जगह पे यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा परिनालिका का अक्ष है और ये बी सी सतह है, तो देखेंगे अगर आप तो ये इस पर लंब है कि नहीं। देखिए ये परिनालिका का सतह है और ये जो बी सी सतह है, तो बी सी सतह इस प्रकार है, तो ये परिनालिका के अक्ष पर लंब है कि नहीं है, 90 डिग्री का कोण बनाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब देखिए ये हमारा सी डी सतह हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना, यहाँ पे अदर सब चीजों का छोड़िए, यहाँ पे देखिए परिनालिका के बाहर है ये चुंबकीय क्षेत्र, मतलब सी डी सतह है। तो परिनालिका के बाहर अगर सी डी सतह है तो एक चीज आप याद रखिएगा, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ना, वो परिनालिका में केवल परिनालिका के अंदर ही होता है, परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है। तो इसीलिए यहाँ पे B का ही मान 0 हो जाएगा। ठीक है ना, B का ही मान, जो चुंबकीय क्षेत्र है इसी का मान 0 हो जाएगा। और ये DL है और ये cos थीटा, और cos थीटा का भी मान 0 ही होगा, बट हम यहाँ पे ओनली थीटा ही रख देते हैं क्योंकि B का मान पहले हमने 0 कर दिया है, क्योंकि ये परिनालिका से बाहर सतह है इसलिए। फिर से यहाँ पे अब हमारा अंतिम आता है जो है DA, ये DA हो गया। तो ये क्या होता है, BDL और cos 90 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा। क्यों 90 डिग्री, क्योंकि ये भी देखिए ये परिनालिका का अक्ष है और ये DA सतह है, ये लंबवत है, तो इसीलिए 90 डिग्री कर दिया। अब देखिए यहाँ पे एक बात आप याद रखेंगे कि cos 90 इक्वल टू होता है 0, तो यहाँ पे देखेंगे तो cos 90 है, तो इसका मतलब 90 इक्वल टू 0 होता है, तो ये 0 में अगर BDL गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा। ये देखिए 0 पहले से यहाँ पे है और 0 में अगर किसी भी संख्या से गुणा कराएंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। फिर से ये देखिए यहाँ पे cos 90 है, तो 90 इक्वल टू 0 होता है, 0 में अगर इसका गुणा कराएंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये सब 0, ये तीनों 0 हो जाएंगे। और cos 0 इक्वल टू होता है 1 में अगर इसका गुणा कराते हैं BDL का, तो ये BDL ही हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है दोस्त, यहाँ से हमें मिलता है समाकलन BDL
बी डी एल इक्वल टू, ये हमारा क्या हो जाएगा ए बी, ये हमारा क्या हो जाएगा बी डी एल हो जाएगा, ओनली क्या हो जाएगा बी डी एल हो जाएगा। तो ये हम यहाँ पर लिख देते हैं। सबसे पहले ये हम यहाँ पे फॉर्मूला जो मिला इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। ओहो, ठीक है ना। तो ये हमारा जो फॉर्मूला मिला यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये ए है तो यहाँ पे हम ए लिख देते हैं, ठीक है ना। तो इतनी बात, ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पे मिला। अब इसको हम आगे और सॉल्व करेंगे अभी, ठीक है ना, ये आप कंफ्यूजन में ना रहो। तो ये इतना हमें मिल गया। अब समझिएगा थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इतना हमें मिला, तब हम लिखेंगे तब। अब हम यहाँ पे तब अब लगाएंगे एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम। अब एम्पियर का परिपथीय नियम हम लगाएंगे तो क्या यहाँ पे निकला है, यहाँ पे निकला है समाकलन बी डी एल इक्वल टू, मतलब निश्चित समाकलन बी डी एल इक्वल टू क्या यहाँ पे निकला हुआ है, यहाँ पे निकला हुआ है समाकलन b इंटू डी एल, मतलब क्या निकला है समाकलन ए बी v इंटू डी एल निकला हुआ है, यही नहीं निकला हुआ है जी। अब इसी का हमें क्या करना है, एम्पियर के परिपथीय नियम से लगाना है। तो बात समझिएगा, इसका अगर हम समाकलन करते हैं तो क्या निकलता है जी, समाकलन एक एम्पियर के परिपथीय नियम से हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या निकला था बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, यही ना निकला था जी। तो समाकलन बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई निकला था। तो ये बताइए बी डी एल के जगह पर हम म्यू नॉट इंटू आई लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, ये बताइए। बी डी एल यहाँ पे है तो बी डी एल के जगह पर म्यू नॉट इंटू आई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, हाँ बताइए लिख सकते हैं ना। तो यही हम बात यहाँ पे लिख देंगे। तो इस बी डी एल के जगह पर हम क्या लिख देंगे, ये हम क्या लिख देंगे म्यू नॉट, परंतु यहाँ पे एक चीज ऐड करेंगे n इंटू एल इंटू एन, और फिर से ये i हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब ये n इंटू एन कहाँ से आया ये अभी हम बता देते हैं। और ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका अगर हम समाकलन करते हैं, इसका अगर हम पृष्ठीय समाकलन करेंगे तो ये b है जो बाहर निकल जाता है, और ये dl का समाकलन होगा, ये b dl इस तरीके से आ जाएगा। अब इसका समाकलन होगा ना dl का, तो ये अल्पांश लंबाई ओनली यहाँ पे l आ जाएगा, dl का समाकलन होता है तो l आता है, ये आप याद रखेंगे। तो ये इतना आ गया। अब आता है कि l इंटू एन कहाँ से आया, n यहाँ पे फेरों की संख्या है। परिनालिका में भी आप देखेंगे तो बहुत सारे तार के बहुत सारे फेरे हैं, तो इसमें परिनालिका में फेरों की संख्या है n। और यहाँ पे हम जानते हैं कि ये जो बंद पृष्ठ है इसमें लंबाई है l, तो इसीलिए लंबाई l से हमने क्या कर दिया है, फेरों की संख्या ज्ञात कर दिया है। क्योंकि हम केवल क्या, हम एक बंद पृष्ठ के लिए ही तो निकाल रहे हैं। अब इस बंद पृष्ठ की लंबाई है l, तो l से हम गुणा करा देंगे तो l के लिए फेरों की संख्या निकल जाएगा, तो इसीलिए हमने ये कराया। अब देखिए इस l से इस लंबाई से ये लंबाई कैंसिल हो गया, तो अब बचा यहाँ पे क्या दोस्त, अब बचा यहाँ पे ओनली यही। अब बचा क्या, यहाँ पे इसको थोड़ा सा इधर से हम लिख देते हैं। तो b इक्वल टू यहाँ पे बचा म्यू नॉट, ठीक है ना, n इंटू आई। तो ये यहाँ पर म्यू नॉट n इंटू आई ये हमारा मिल गया, और ये हमारा क्या हो गया है, यही हमारा प्रूव्ड हो गया है जी, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। तो देखिए हमने बताया था ना कि b इक्वल टू म्यू नॉट n इंटू आई, हमने बताया था कि परिनालिका के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा वही टोराइड के लिए भी चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है। तो आप देख लीजिएगा धारावाही टोराइड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का भी यही फॉर्मूला है, ठीक है, अभी हमने कराया हुआ है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये था हमारा एम्पियर के परिपथीय नियम का अनुप्रयोग, जो कि आपको आसानी तरीके से समझ में आए होंगे। तो आज की क्लासेस में हमने बहुत सारे डेरिवेशन देखे हैं जो कि बहुत ही हार्ड भी हैं, परंतु बहुत ही इजी तरीके से हमने आपको समझाने का, सिखाने का प्रयास किया है। अदरवाइज वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप चाहें तो वहाँ से अपनी फिजिक्स की, केमिस्ट्री का सीक्वेंस वाइज पढ़ाई कर सकते हैं।
व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टा में हमें ज़रूर इन तीनों को फॉलो कर लीजिएगा, जिससे आपके और भी बेहतर तरीके से हम आपकी एग्जाम की तैयारी करा सकें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जितने भी स्टूडेंट क्लास 12 की स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं बता दूं कि क्लास 12 के स्टूडेंट जो भी बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स की और दूसरी आपकी केमिस्ट्री का हम आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं ओनली 99 रुपये में, 199 में। तो ओनली 199 में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों के कंप्लीट, या हम ये कह सकते हैं कि फुल नोट्स, फुल पीडीएफ नोट्स आपको दिया जा रहा है। फुल पीडीएफ नोट्स आपको दिए जा रहे हैं ओनली कितने में? ओनली 199 में। तो नोट्स लेने के लिए नीचे व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे मैसेज कर लीजिएगा। वहाँ पे स्पष्ट रूप से कहिएगा सर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री का कंप्लीट या फुल नोट्स चाहिए। इतना लिख कर मैसेज कर देंगे, हमारी टीम आपको तुरंत समझ जाएंगे। वहाँ पे स्कैनर दिया जाएगा, पेमेंट कर दीजिएगा, तुरंत आपको पीडीएफ नोट से व्हाट्सएप पर सेंड कर दिए जाएंगे। हाँ, मैं आवश्यक बात बता दूँ, फिजिक्स के भी अगर आप ओनली फिजिक्स का लेना चाहते हैं या ओनली केमिस्ट्री का फुल नोट्स अगर एक कोई लेना चाहते हैं तो वो एक ओनली 99 में मिलेगा। फिजिक्स का 99, केमिस्ट्री का भी 99, दोनों एक साथ 199। ठीक है ना। बेहतर नोट, बेहतरीन नोट्स आपको दिए जा रहे हैं जो कि सिंपल लैंग्वेज में हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। हार्ड लैंग्वेज नहीं, किताबी लैंग्वेज नहीं दोस्त। ठीक है ना, किताब नहीं है ये हमने अपने हाथों से पहले तो नोट्स बनाए, फिर उसकी टाइपिंग भी हमने करवाई हुई है। तो टाइपिंग आपको नोट्स मिलेंगे, बेहतरीन नोट्स। नीचे व्हाट्सएप नंबर है, जाइए अभी मैसेज कर लीजिए और नोट्स को ले लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।